नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कर्नाटक दौरे पे गृह मंत्री अमित शाह हैं और जेपी नड्डा भी कर्नाटक दौरे पे हैं, जो जेवर्गी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है और 10 मई के मतदान के बाद 13 मई को चुनाव परिणाम आएगा, नतीजे आएंगे। मौजूदा समय में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी फिर एक बार वापसी करना चाहती है। इसीलिए दिग्गज चुनावी मैदान में है, सभाएं की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, संबोधित किया जा रहा है और साधने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, कैसे एक बार फिर वापसी की जाए, फिर एक बार सत्ता में आया जाए। तो कर्नाटक दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। जेवर्गी में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव है, 13 मई को नतीजे हैं। चुनाव से पहले दिग्गज मैदान में हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी आज कर्नाटक दौरे पे हैं और यहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, सभा को संबोधित भी करेंगे। और जाहिर है उनके संबोधन में सरकार की उपलब्धियों की बात होगी, डबल इंजन की बात होगी, विपक्ष पे वार होगा और बताया जाएगा कि कैसे कर्नाटक में फिर एक बार मौका दिया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। गृह मंत्री और जेपी नड्डा का आज कर्नाटक दौरा है, वहां पे वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और पीयूष तिवारी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पीयूष, आज कर्नाटक दौरे पे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा है, क्या कुछ खास रहने वाला है? पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे उसकी तारीख जी, मैं सुन तैयारियों में जुटी हुई है। तो निश्चित रूप से करीब 60 ऐसे जो दिग्गज चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिम्मेवारी दी गई है और 40 जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई। और इन स्टार प्रचारकों में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अन्य कई नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी कहीं न कहीं स्टार प्रचारक बनाया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं कमर कस ली है और यही कारण है कि आज भी गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर कहीं न कहीं पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वहां पे जो सुरक्षा बल है वहां पे तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। जहां पे जनसभा होने वाली है वहां पे जो कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। इसके अलावा जहां पे ये जनसभा होने वाली है उससे 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर बैनर लगाए हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कर्नाटक में जितने सीट है विधानसभा की, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सिंगल सीट पर भी नुकसान ना हो, और यही कारण है कि इसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी जुटी रही है। और एक के बाद एक बैक टू बैक जो बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं उनके जो दौरे हैं वो कर्नाटक में हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो दिग्गज चुनावी मैदान में है, यहाँ पे अब सभाओं और सम्मेलनों का दौर जारी है और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी आज कर्नाटक दौरा है। यहाँ पे वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, जहां जिया खान सुसाइड मामले में फैसला आ चुका है। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को रिहा किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त। जिया खान मामले में 10 साल बाद फैसला आया है और जिया ने जून 2013 में सुसाइड किया था। सुसाइड नोट में सूरज पंचोली के अत्याचार का जिक्र उसमें किया गया था। उसके बाद सूरज पंचोली को गिरफ्तार भी किया गया था, फिर जमानत पे उन्हें रिहा किया गया। अभी वो जमानत पे बाहर है और अब इस मामले में उन्हें रिहा किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जिया खान मामले में फैसला आ चुका है और सुसाइड मामले में फैसला आया है। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को रिहा किया गया है और जिया खान मामले में 10 साल बाद यह फैसला आया है। पीयूष, इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, ये बड़ी खबर है कि जिया खान सुसाइड केस जिसमें 10 साल से मामला चल रहा था, आज फैसले का दिन था। फैसले में सूरज पंचोली को रिहा किया गया।
तो पीयूष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे संपर्क को, वो विस्तार से बताएं कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की, फैसले में क्या कुछ कहा गया है। जिया खान सुसाइड मामले में फैसला आ चुका है इस वक्त, ये बड़ी खबर, जहां जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को रिहा किया गया है। जिया खान मामले में 10 साल बाद यह फैसला आया है। फरियल इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता। फरियल, 10 साल से इंतजार था फैसले का, फैसले में सूरज पंचोली को रिहा किया गया। जी बिल्कुल, आप देखोगे तो जिया खान केस जो है वो 10 सालों से चल रहा था और 10 सालों से जो है पहला वो नॉर्मल कोर्ट में गया, फिर बाद में हाई कोर्ट में गया, उसके बाद में जो है उसको सीबीआई के पास सौंपा गया, उसके बाद जो है आज कोर्ट में जो है वो सूरज पंचोली को रिहा कर दिया गया है। आप देखोगे कि 10 सालों में जो है अगर हम देखेंगे सूरज पंचोली के, अगर हम इंटरव्यूज देखेंगे, उनके डैडी के इंटरव्यूज देखेंगे, तो उन्होंने हर बार कहा है कि ये केस के वजह से उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा असर पड़ा है, उनके करियर को बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो अभी ये 10 सालों बाद जो बड़ा फैसला आया है, शायद उसके बाद जो है वो सूरज पंचोली की जो करियर होगा वो थोड़ा ट्रैक पे आ पाएगा। लेकिन अगर हम जिया खान की तरफ से बात करें तो अब भी उनकी माँ जो है उन्होंने कहा है कि वो एक स्पेशल लेटर लिखकर आगे जो है वो इस पूरे मामले में जो है और भी उन्हें न्याय मिल पाए उसकी कोशिश करेंगे। तो अभी देखना ये होगा कि क्योंकि उनकी मां, जिया खान की मां ने अभी तक हार नहीं मानी है, तो आगे वो और क्या कदम उठाते हैं। लेकिन फरियल, कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की, चूंकि एक तरफ जिया का परिवार था जो जिनको उम्मीद थी कि उनके साथ इंसाफ होगा, एक तरफ सूरज पंचोली का परिवार था, वो कह रहे थे कि उनके साथ गलत हो रहा है। जब इस फैसले को सुनाया गया, सूरज पंचोली को बरी किया गया, उसमें क्या कुछ टिप्पणी की गई है, क्या उसमें कहा गया? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो जिया खान के इसमें जो है वो पूरे 6 पन्नों का जो है वो सुसाइड नोट भी मिला था। तो लेकिन कोर्ट ने इसे कंसिडर पहले किया था, लेकिन जैसे ही ये सुसाइड नोट, क्योंकि ये रिवील नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सूरज पंचोली के साथ जो जिया खान जो थी उनके साथ सिर्फ ऐसे नॉर्मल रिलेशन नहीं थे, उन्होंने शारीरिक और नॉर्मल उनके सारे रिलेशन भी थे। लेकिन उस सुसाइड नोट में उन्होंने जिया खान ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था क्योंकि सुसाइड करने का रीजन जो है वो सूरज पंचोली है। तो कोर्ट ने सबसे बड़ा अहम बात जो है वो सुसाइड नोट को रखा है और उसे ही दावा बनाते हुए, जिस तरीके से जिया खान की मां ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया था, तो कोर्ट ने भी उसे ही प्रूफ बनाते हुए जिया खान और जो ये पूरे मामले में जो फैसला दिया है वो ये दिया है कि सुसाइड नोट में कहीं भी जिया खान ने ये दावा नहीं किया है कि उन्होंने जो सुसाइड किया है वो सूरज पंचोली की तरफ से किया गया है और बाकी से कोई सबूत जो है वो ठोस सबूत सूरज पंचोली के खिलाफ पाई नहीं गए हैं। ठीक है फरियल, आप बने रहिए। दिल्ली से पीयूष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की, चूंकि 10 साल से इंतजार था कि इस मामले में फैसला आ जाएगा, आज फैसले में सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहां पे सुसाइड नोट में सूरज पंचोली के अत्याचारों का जिक्र किया गया था। 10 साल पहले यानी जून 2013 में जिया खान ने सुसाइड किया था। सुसाइड में सूरज पंचोली के नाम का जिक्र किया गया था, उनके अत्याचारों का जिक्र किया गया था। सूरज पंचोली को उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया, फिर उन्हें वो जमानत पे थे अभी, और आज जो कोर्ट का फैसला आया उसमें सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। तो जिया ने जून 2013 में सुसाइड किया था। 10 साल बाद आज इस मामले में फैसला आया। हाई प्रोफाइल ये मामला। तो सुसाइड नोट में सूरज पंचोली के जुल्म का जिक्र किया गया था, उसी को आधार बना के गिरफ्तारी हुई थी और फिर जमानत पे सूरज पंचोली बाहर थे। आज फैसला उनके पक्ष में आया, उन्हें बरी कर दिया गया। और खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर आज सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट आज महिला पहलवानों की अर्जी सुनेगा। WFI चीफ बृजभूषण पर FIR क्यों नहीं हुई, यह सवाल पूछा जा रहा है। इस पर पुलिस जो है वो जवाब देगी कि आखिर बृजभूषण शरण पे FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, जबकि कई महिला पहलवान गंभीर आरोप लगा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर आज सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट आज महिला पहलवानों की अर्जी सुनेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पे एक तरफ वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
और भारत के पहलवानों को अब खिलाड़ियों का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने उनके लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एक राष्ट्र के रूप में हम हर इंसान की अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। जो हो रहा है वो कभी नहीं होना चाहिए। और मनीष सिसोदिया मामले में आज सुनवाई होगी। सिसोदिया की जमानत को लेकर आज फैसला सुनाया जा सकता है। आज शाम करीब 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला आएगा और उनकी जमानत पे फैसला आना है। तो सिसोदिया की जमानत को लेकर आज इस पर फैसला आएगा। आज शाम करीब 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला होगा। और दिल्ली में वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल याचिका में राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग करते हुए कहा गया है कि पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लाना जरूरी है, जिसे लेकर 12 जुलाई को मामले पर सुनवाई की जाएगी। और दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में आज जेडीयू के पूर्व नेता अजय आलोक बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि जेडीयू ने अजय आलोक के ऊपर पार्टी फॉर्म से बाहर जाके बयानबाजी करने के आरोप में एक्शन लिया था और पार्टी से बाहर कर दिया था। खबर दिल्ली से है, जहां संबलपुर ओडिशा में हनुमान जयंती पे हुई हिंसा की जांच है और हिंसा की जांच के लिए बीजेपी ने समिति का गठन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीम का गठन किया है। बीजेपी ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है और जांच दल घटना स्थल का दौरा करेंगे, जायजा लेंगे। घटना की रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। और अतीक की पत्नी शाइस्ता की दिल्ली में तलाश तेज की जा रही है। यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली में जांच पड़ताल कर रही है, शाइस्ता की तलाश कर रही है। दिल्ली एनसीआर में शरण ले सकती है शाइस्ता, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है और कई करीबी जानकारों पर पुलिस नजर रख रही है। एनकाउंटर से पहले असद भी दिल्ली में छिपा था और अब शाइस्ता परवीन के भी दिल्ली में होने की खबर है और इसको लेकर एसटीएफ ने तलाश और तेज कर दी है। तो एनकाउंटर से पहले असद भी दिल्ली में छिपा था, इस तरह की जानकारी आई थी। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की दिल्ली में तलाश तेज की जा रही है और यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली में जांच पड़ताल कर रही है, शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। और दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,533 नए मामले आए हैं। एक्टिव मामले 50,000 के करीब हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भी चिंतित है इन बढ़ते हुए मामलों को लेकर। पूरे देश में मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला गया अपशब्द परिवारवाद और अहंकार से ग्रसित पार्टी की विचारधारा को परिलक्षित करता है। यह निश्चित रूप से बार बार जनता द्वारा नकारे जाने से उत्पन्न बौखलाहट है। और जयपुर में महंगाई राहत कैंप को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि साथ भी और लाभ भी लोगों के साझेदार बनकर ही उनकी जरूरतों को समझा और पूरा किया जा सकता है। गंगानगर नई धान मंडी के ये लम्हे तरक्की की गारंटी के गवाह हैं। और पटना में मंत्री तेज प्रताप यादव राजद प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां तेज प्रताप यादव सीधे छात्र आरजेडी के कैबिन में पहुंचे, जहां नए छात्र गगन यादव को बधाई दी। वहीं पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि लालू प्रसाद यादव कल पटना आ रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि सामाजिक समरसता के मसीहा आ रहे हैं। साथ ही तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी के आने से बिहार से बीजेपी गायब हो गई है, उसी प्रकार लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे तो केंद्र से बीजेपी गायब हो जाएगी।
बात है कि सामाजिक न्याय के जो भगवान है वो आ रहे हैं बिहार। विपक्ष कह रहा है कि आने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार में। तेजस्वी आए बिहार में तो विपक्ष का सफाया हो गया जी। अब लालू जी बिहार में आएंगे तो केंद्र का सफाया हो जाएगा, ये मैं भविष्यवाणी कर दिया। कैप्टन है नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी बोल रही है ना। बीजेपी क्या बोल रही है कि नरेंद्र मोदी कैप्टन है, क्या बोल रहे हैं जी आप? क्या सवाल कर रहे हैं बताइए? नहीं, बीजेपी कह रही है कि लालू यादव आ रहे हैं, विपक्ष में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कैप्टन कौन है? भ्रष्टाचारी वो कैप्टन, बीजेपी भ्रष्टाचारी के कैप्टन नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और खबर सासाराम से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार विधानसभा के नेता विजय कुमार सिन्हा ने आनंद मोहन प्रकाश पर सरकार की मंशा पे संदेह व्यक्त किया और कहा कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बना के उनके आड़ में 2 दर्जन से अधिक दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है जो जंगल राज को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। विजय कुमार सिन्हा के द्वारा सासाराम में पिछले दिनों हुए उपद्रव मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलने के बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सरकार ने छोड़कर गुंडों की सहानुभूति लेने की कोशिश की है, जो निंदनीय है। विधानसभा के अध्यक्ष तो हम आसन पर बैठे थे, हमको पाठ पढ़ा रहे थे कि ये आपका मामला नहीं है, कोर्ट देखेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये अपराधियों को, आनंद मोहन जी के आड़ में अपराधियों को निकाला। लखीसराय का एक अपराधी अशोक यादव है जिसने 2 कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या किया, 3 लोगों को, और एक विजय यादव की हत्या किया। बताइए कौन जवाब देगा? ये कुशवाहा समाज और यादव समाज की हत्या करने वाला अशोक यादव को आपने छोड़ा है, समाज के अंदर फिर से दहशत पैदा करना चाहते हैं। भागलपुर जिला नवगछिया स्टेशन के पास स्थित सुंदरम फास्ट फूड रेस्टोरेंट को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। बता दें कि एक दिन पहले ही इसी रेस्टोरेंट से जोमेटो ऐप के माध्यम से नवगछिया के 6 युवकों ने खाने का सामान मंगाया था, जिसमें खाने के बाद युवकों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया और रेस्टोरेंट का खाना खाने से 6 लोग बीमार हुए थे, जिसके बाद इस रेस्टोरेंट को सील किया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। सुंदरम रेस्टोरेंट को तत्काल बंद किया जाता है। जब तक पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक रेस्टोरेंट को जो है ओपनिंग नहीं करेंगे। क्या शिकायत मिली थी सर? ये तो हमारा इसमें पेपर अखबार के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ सूचना कि इसमें मकड़ी पाया गया। उसी के अनुपालन में हम यहाँ पहुँचे और प्रथम दृष्टया में सबको पता नहीं चला, कोई नहीं था, लेकिन अभी नमूना मिला है तो इसमें मकड़ी अस्तर दिखलाई दे रहा है। सर, जो नियमावली के किचन जो है सड़क के किनारे है, किनारे रहता ही है, लेकिन पेस्ट कंट्रोल के करने के लिए व्यवस्था है, FSSAI की है कि हाइजीनिक कंडीशन को बनाने के लिए पूरा सील पैक होना है। और वाशिम के रिसोर्ट शहर की महानंदा कॉलोनी में एक घर की गैलरी से 30 फीट नीचे गिरी 4 साल की बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। 4 साल की बच्ची अपने घर की गैलरी में खेलते वक्त करीब 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई और नीचे खड़ी मोटरसाइकिल की सीट पे जा टकराई और फिर बच्ची को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये राहत की बात रही। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच्ची तुरंत खड़ी हो जाती है। देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। एक बच्ची छत से गिरती है। गनीमत ये रही कि नीचे मोटरसाइकिल थी और मोटरसाइकिल की सीट पे वो गिरी, जिस वजह से इस बच्ची का बचाव हो गया। और देखिए, गिरने के बाद ये बच्ची तुरंत खड़ी हो जाती है, इस मासूम की जान बच जाती है। ये बहुत बड़ी राहत की बात रही। और महाराष्ट्र के खोपोली में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 7 वाहन की टक्कर हुई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। इस हादसे के कारण एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक लंबा जाम लग गया। एक ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ और उसके बाद सड़क पे वाहनों की लंबी कतार लग गई और एक के बाद एक करीब 8 से 10 गाड़ियां टकरा गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है ट्रक की ब्रेक फेल हुई थी, जिस वजह से पहले वो टकराया एक वाहन से और उसके बाद जो कि एक्सप्रेसवे है, पीछे से रफ्तार में वाहन आ रहे हैं, उसके बाद एक के बाद एक गाड़ियां
आपस में टकराती चली गई। इसमें कई लोग घायल हुए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों तरफ वाहन रुक से गए और इस तरफ जहां पे ये गाड़ी टकराई थी वहां काफी देर तक यातायात बाधित हुआ। सड़क पे लंबी कतार वाहनों की लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत चुनाव को लेकर नगर पंचायत प्रत्याशी मीरा वर्मा के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने एक स्कूल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष पद को जिताने का कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया और अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। नगर में भी बीजेपी की सरकार बनाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। अपने कस्बे का विकास करने के लिए चेयरमैन प्रत्याशी को जिताएं। मोहम्मदनगर पंचायत से बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी मीरा वर्मा का बेटा लखनऊ के वेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं, जिसको याद कर मंच पर ही मीरा वर्मा भावुक हो गई और उन्होंने पति लालजी वर्मा ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं और जनता के लिए ही सेवा करेंगे, काम करेंगे। मोहम्मदाबाद गोहना की नगर पंचायत में आकर के अपने जो हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं उनका और सभी हमारे नगर पंचायत के जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं यहाँ आया। बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ हर समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित थे। आधी संख्या लगभग हिंदू और मुसलमान भाइयों की थी। सभी लोगों का उत्साह देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन देखते हुए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय लालजी वर्मा जी की पत्नी माननीय मीरा वर्मा जी जो अध्यक्ष की प्रत्याशी हैं और हमारे सभी जो पार्षद के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी यहाँ विजयी हुए। मोहम्मदाबाद तो से उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास के सब कबीना मंत्री हैं और सौभाग्य है कि आपका यह गृह नगर कह लिया जाए, गृह नगर भी है। माननीय मंत्री जी आए हैं और लोगों को यह संदेश दिया है कि अब यह नगर विकास की तरफ बहुत आगे बढ़ेगा। नगर निकाय चुनाव के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी आए हुए हैं। सीट को जिताने के लिए हम लोग भी लग करके सीट जिताया जाएगा। क्या लगता है कि आने से प्रभाव पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से पड़ेगा। टाउन एरिया के लोग जो टाउन एरिया के अध्यक्ष होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि टाउन एरिया अध्यक्ष के नाते नगर का काम कराए। निश्चित। खबर लखनऊ से है, जहां घूस लेने वाला सहायक लेखागार जवाहर भवन से गिरफ्तार हुआ है। विजिलेंस की टीम ने पहले ट्रैप किया, फिर रंगे हाथों इसे गिरफ्तार किया। जवाहर भवन में ट्रेजरी में तैनात सहायक लेखागार घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। एक महिला की पेंशन की फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। महिला के बेटे ने विजिलेंस में इसकी शिकायत की और सुनील कुमार रावत पेंशन की फाइल आगे बढ़ाने के लिए रुपयों की मांग कर रहे थे। सुनील के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।